ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले इनोलेट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एसिड्स के बारे में। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम उन रिएक्शंस की बात करने वाले जिसमें मेजॉरिटी जेईई एस्पिरेंट्स को दिक्कत आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इनोलेट्स के बारे में। अब ये इनोलेट्स की कहानी चालू कैसे होती है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, और कार्बोनिल कंपाउंड से मेरा मतलब है या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम हमारे पास होता है एसेटल्डिहाइड। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखना, ये जो आपका ग्रुप है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इस कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये जो आपका ग्रुप है इस कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप है। जो भी कार्बन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन के बारे में खास बात क्या है, ये जो आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ये आपका एसिडिक है, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। मुझे कैसे पता कि आपका ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है? देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कभी भी आपको चेक करना हो कि कोई पर्टिकुलर हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं, अप्रोच क्या होता है, आप उस हाइड्रोजन को बाहर निकालो इन द फॉर्म ऑफ H+। उसके बाद जो भी आपके पास स्पीशी बनेगा जो कि एक अनायन होगा उसका स्टेबिलिटी देखो। अगर आपके पास वो स्पीशी स्टेबल है इसका मतलब आपका हाइड्रोजन एसिडिक है, बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो आपका स्पीशी बना ना ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब क्योंकि ये स्पीशी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसका मतलब ये वाला आपका अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब से आप इस बात को याद रखोगे कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो आपका एसिडिक होता है। अब देखो यहाँ पे सारी कहानी चालू कैसे समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे फॉर एग्जांपल NaOH आपके पास है, आप बोलोगे ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, टूट जाता है, आपको Na+ देता है, साथ में आपको OH- देता है। जनरली हम इसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे Na+ एक्वस और OH- एक्वस मिलता है। अब ये जो आपका OH- है ना ये आपका दो टाइप का बिहेवियर शो कर सकता है। ये एज अ बेस भी काम कर सकता है और ये OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। मैं समझाऊं कैसे, बहुत ध्यान से देखना। मानो अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करता हूं, अगर मैंने यहाँ पे OH- डाला और अगर ये बिहेव करेगा एज अ बेस तो क्या होगा, आपको पता है बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ये आएगा एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से आपके पास कार्बन आयन बनेगा जो कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, राइट। और एक बार ही रेजोनेंस करेगा तब आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ स्पीशी बनेगा। अब देखो अगर यहाँ पे O- के पास H होता है इसको इनॉल बोलते हैं क्योंकि इन प्लस ऑल, लेकिन क्योंकि इसके पास H नहीं है इसको बोलेंगे इनोलेट। बात समझ आया? ये आपका कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन हुआ, राइट। यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन हुआ। यहाँ पे आपके पास एक और पॉसिबिलिटी भी थी क्या, कि देखो ये जो आपका कंपाउंड है इसमें आपका OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता। अगर आपका OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता तो हम यहाँ पे क्या कहते, हम कहते कि भाई साहब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन,
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, आपका OH माइनस आएगा, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, जिस कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते और यहाँ पे CH3 आता है, यहाँ पे C आता है, यहाँ पे O नेगेटिव आता है, यहाँ पे H आता है, यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। तो ये दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर सकता है। सवाल है आपका कौन सा बिहेवियर इसका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको पता है जो आपका रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि आपका एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपका एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए कभी भी आपके पास अगर दो टाइप के रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी होता है, एक अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा, दूसरा अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो आपका एसिड बेस रिएक्शन फेवर होगा। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब देखो इसी थीम के ऊपर हमारा बहुत सारा नेम रिएक्शन आता है, उनको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास होगा एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम सिर्फ काम की बात करेंगे और बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो जब मैं बात करूंगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, इसमें थीम क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, इसके ऊपर हम यहाँ पे डालते हैं डाइल्यूट बेस। देखो बहुत बार आपको एग्जाम में ये डाइल्यूट बेस वाला वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, खाली बेस लिख के दे देंगे, तो आपको पहचानना कैसे है कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा कि नहीं। कभी भी आपको दिख जाए आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट के बारे में, जो क्वेश्चंस में आपके अप्रोच को काफ़ी अच्छा कर देती है। जो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है वो आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि अल्कोहल या फिर वाटर को बाहर कर देते हो। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है यार, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाटर को बाहर निकालते हैं दो मॉलिक्यूल के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास एसेटल्डिहाइड है, आपको दिख रहा है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे NaOH डालोगे, साथ में हीट करोगे, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। और जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, आपके एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमेशा रेजोनेंस करता है। अब ये कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने अब तक लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, आप खुद ही इसका मैकेनिज्म कर पाओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार देख लो बस कैसे होता है। देखो आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन हो और साथ में बेसिक मीडिया हो, मतलब कि NaOH हो जो आपको OH माइनस दे, तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के रिएक्शन का पॉसिबिलिटी होता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक होता है एसिड बेस रिएक्शन। मैंने आपको बोला था ज़्यादा फेवरेबल एसिड बेस रिएक्शन होता है, हमेशा सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा। NaOH टूट के आपको OH माइनस देगा, ये OH माइनस यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये OH माइनस यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे।
तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। ये आपका कार्बन आयन है और ये कार्बन आयन खुद को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास जो बनेगा उसको बोलेंगे इनोलेट। देखो जितना ज़्यादा ये इनोलेट स्टेबल होगा ना, जितना ज़्यादा ये इनोलेट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये कार्बन आयन बनने का पॉसिबिलिटी होगा। जितना ज़्यादा ये इनोलेट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपके पास ये कार्बन आयन बनने का पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बन आयन है और ये आपके पास करस्पॉन्डिंग इनोलेट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सुनो। ये जो आपका कार्बन आयन है, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे देखो आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए सबस्ट्रेट का। तो एक मॉलिक्यूल का हमने बना लिया कार्बन आयन। अब यहाँ पे हम दूसरा मॉलिक्यूल लाएंगे इसी सबस्ट्रेट का। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से यहाँ पे बनेगा क्या, वो देखो। देखो ये वाला पोर्शन तो कॉपी पेस्ट होगा, H C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है। अब इस वाले कार्बन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे CH आएगा, ठीक है। इस कार्बन के पास मिथाइल है, मिथाइल आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा। समझ आया। अब ये जो आपका बना है इसको वापस बना लेते हैं। अब ये जो है ना आगे आपका मीडिया से H ले लेगा, मतलब यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप होगा। प्रोटिक वर्कअप के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, देखो। ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे बनेगा, राइट। ये आपको समझ आ गया। ये जो आपके पास हुआ इसको बोलता है एल्डोल। सबसे पहला स्टेप होता है एल्डोल का फॉर्मेशन करना। सेकेंड स्टेप होता है कंडेंसेशन करना, जहाँ पे आपको पानी को बाहर निकालना है। ये जो आपका पानी है ना, ये आपका इवन सीबी मैकेनिज्म से बाहर निकलता है। अब देखो ये इवन सीबी मैकेनिज्म होता क्या है, मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आपका वापस से NaOH आएगा, मतलब कि OH माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो ये OH माइनस क्या करेगा ना, उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो आपको पता है यहाँ पे आपका इस वाले हाइड्रोजन का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, एक तो उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, साथ में क्या होगा, साथ में आप देखोगे उसको OH का माइनस आई भी मिलेगा, तो उसको दोनों तरफ से स्टेबलाइजेशन मिलेगा। समझ आया। तो आपका इस वाले H को लेके जाएगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। एक तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दूसरी बात ये माइनस आई से स्टेबलाइज्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे एक तो देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एक ये माइनस आई से स्टेबलाइज्ड है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये नेगेटिव अंदर आएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके OH लीव करेगा। मेरे को पता है वैसे आपका OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है। ऐसा करने से आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमेशा रेजोनेंस करता है, ठीक है। लेकिन आपको ना इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है। शॉर्टकट सीखो। देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बहुत सिंपल है, सुनो। शॉर्टकट क्या है हमारे पास, देखो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, आपको रिमूव करना है वाटर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। देखो वाटर रिमूव करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको रिमूव करना है 2 हाइड्रोजन।
अब ये जो आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और आपको रिमूव करना है ऑक्सीजन। ये जो आपको ऑक्सीजन रिमूव करना है, ये आपके कार्बोनिल ग्रुप का होना चाहिए, और ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से करना है। बस आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं समझ आया? मैं शॉर्टकट दिखाऊं इसका? देखो, आप ना यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड को लिखो, बहुत ही ध्यान से लिखना। देखो, सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा, ठीक है? तो देखो, मैंने यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल से कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन लिया, ठीक है? अब मैं दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन लूंगा। कैसे? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है? तो देखो, पहले मॉलिक्यूल में से मैंने कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन लिया, सेकेंड मॉलिक्यूल में से मैंने हाइड्रोजन लिया, अल्फा हाइड्रोजन। आप यहाँ पे क्या करो, पानी को बाहर निकाल दो। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? देखो, CH3 आएगा, CH आएगा, डबल बॉन्ड CH आएगा, C डबल बॉन्डो H आएगा। आपके पास एक लाइन में प्रोडक्ट आ गया। जो आपके पास होता है ना एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, हमेशा रेजोनेंस करता है, ये आपके पास एक लाइन में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का हमारे पास क्या थीम है? देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है? एक हमारे पास होता है कार्बोनिल कंपाउंड 1, एक हमारे पास होता है कार्बोनिल कंपाउंड 2, और दोनों में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। पहले कार्बोनिल कंपाउंड में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। साथ में हम यहाँ पे डालते हैं बेस और हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? ये हमारे पास होता है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का थीम है, यहाँ पे आपके पास दो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आपके पास अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को हटाऊं, कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे आपके पास चार टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। चार टाइप का प्रोडक्ट कौन सा? देखो, एक आपके पास हो सकता है कि आपके पहले कार्बोनिल कंपाउंड का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए। एक आपके पास हो सकता है कि आपके दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए। इन दोनों केस में एक एक प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो टोटल आपके पास दो प्रोडक्ट हो गए। एक प्रोडक्ट जब पहले वाले का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा, दूसरा प्रोडक्ट जब दूसरे वाले का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास इनके बीच में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है। कैसे? कि देखो, जब इनके बीच में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट कैसे? देखो, जब पहले वाले का बनेगा कार्बोनाइन और दूसरे वाले पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये एक प्रोडक्ट। और जब दूसरे वाले का बनेगा कार्बोनाइन और पहले वाले पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये एक प्रोडक्ट। बात समझ आ रहा है? लेकिन आपको अगर यहाँ पे जानना है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट को इग्नोर करूँ और अगर मैं यहाँ पे केवल केवल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट पे फोकस करूँ, तो हमारे पास टोटल दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। उन दोनों प्रोडक्ट में हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कैसे बताएंगे? तो ये जानना हमारा काम है, ठीक है? तो ऐसे केस में सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है? 4 में क्या होता है? 2 सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे होता है 2 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। बात समझ आया? ऐसा कुछ यहाँ पे आपके पास होता है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मानो आपके पास यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है? और मानो यहाँ पे आपके पास एसीटोन है।
इसके ऊपर डालता हूँ NaOH, साथ में डालता हूँ हीट। ऐसा करने से देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। आपको पता है यहाँ पे आपका NaOH OH माइनस देगा और OH माइनस जाके एसिडिक H को निकालेगा, ठीक है। सवाल है कौन से कंपाउंड के एसिडिक H को निकालेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। इस कंपाउंड को अगर आप ढंग से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, अगर आप इस कंपाउंड को ढंग से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, राइट। अगर आप यहाँ पे डालोगे NaOH, वहाँ से आपके पास OH माइनस आएगा, तो OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं इस वाले केस में देखूंगा कौन सा कार्बन आयन बनने का पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला। और इस वाले केस में देखूंगा कौन सा कार्बन आयन बनने का पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला। और आपको पता है आपका कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो यहाँ पे मैं दोनों का रेजोनेंस करा के करस्पॉन्डिंग इनोलेट की स्टेबिलिटी को देखूंगा। जिस केस में इनोलेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उस केस में कार्बन आयन बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे जो आपके पास इनोलेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे जो आपके पास इनोलेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो इनोलेट की स्टेबिलिटी को कैसे देखोगे, आपको दिख रहा है इनोलेट में आपके पास एल्कीन वाला पोर्शन है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी को देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन से। अगर आप देखोगे, देखो फर्स्ट वाले केस में 0 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड वाले केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हमारा मोर स्टेबल इनोलेट है, और जिसका इनोलेट ज़्यादा स्टेबल होता है उसका हमारे पास कार्बन आयन बनने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। इसलिए आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कार्बन आयन बनेगा ना, वो आपका सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का बनेगा। और अगर आपके सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का कार्बन आयन बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे होगा। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का बनाया कार्बन आयन, और ये देखो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। आप बोलोगे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे। ऐसा करने से यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, O नेगेटिव आएगा, CH3 आएगा, ठीक है। आगे जाके देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना प्रोटिक वर्कअप होगा। और प्रोटिक वर्कअप के बाद देखो तुम्हारे पास क्या बनेगा, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। प्रोटिक वर्कअप के बाद यहाँ पे CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। आगे जाके आपको पता है यहाँ पे E1C भी एलिमिनेशन होना है, तो वापस OH माइनस आएगा। आपको पता है आपका एसिडिक H कौन सा होता है, अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, और यहाँ पे स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला होगा, है ना। आपको पता है क्या होगा, नेगेटिव अंदर आएगा, OH लीव करेगा, क्योंकि E1C भी एलिमिनेशन है। ऐसा करने से जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो सवाल है क्या हम इसको शॉर्टकट से बना सकते थे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप देखो पिछले वाले केस में देखो हमारा जो मैकेनिज्म था, ठीक है, तो पिछले वाले केस में हमारे मैकेनिज्म में क्या होता था, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो आपका कार्बन आयन बना, हमने बोला आपका कार्बन आयन इसका बनेगा, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपके मोर स्टेरिक कंपाउंड का कार्बन आयन बनता है और लेस स्टेरिक कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और आप एक चीज़ देखो, जिस वाले कंपाउंड का कार्बन आयन बनता है उसका कार्बोनिल ग्रुप प्रिजर्व रहता है, जिस वाले कंपाउंड का कार्बन आयन बनता है उसका कार्बोनिल ग्रुप प्रिजर्व रहता है। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट में उसका कार्बोनिल ग्रुप दिखता है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट अप्रोच से जाना चाहो, देखो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। शॉर्टकट हो जाएगा, आप इसको सोच सकते हो लॉजिकली, अगर नहीं सोच पा रही बात कर लो। शॉर्टकट बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग शॉर्टकट ये हो जाएगा ना कि आपका मोर स्टेरिक कंपाउंड का बनेगा
कार्बनाइन मतलब कि न्यूक्लियोफाइल या कह सकते हो इनोलेट, और लेस स्टेरिक कंपाउंड के ऊपर क्या होगा, अटैक होगा मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा मैकेनिज्म वाला शॉर्टकट क्यों याद कर रहे हो, प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने के लिए शॉर्टकट याद करो। तो अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है डायरेक्टली, शॉर्टकट क्या दिमाग में रखो, ये अप्रोच काफ़ी अच्छा कर देगा। कुछ नहीं यार, हम ना अपने शॉर्टकट को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या बोला था कि पानी को बाहर निकालना है, हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप का, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, मोर स्टेरिक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालना है और लेस स्टेरिक कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालना है। और देखो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो आपका ऑक्सीजन होना चाहिए वो आपके कार्बोनिल ग्रुप का होना चाहिए, जो आपका हाइड्रोजन होना चाहिए वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसे, मैं आपको दिखाऊं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मानो हमारे पास ये था ना, एक हमारे पास एसिटल्डिहाइड था, एक हमारे पास एसीटोन था, दोनों का रिएक्शन कराया था हमने, यहाँ पे बेस डाला था हमने, यहाँ पे हीट किया था, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है वो सीखो। देखो शॉर्टकट बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला कि आप एक काम करो, मोर स्टेरिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालो, मोर स्टेरिक ये है, इससे निकालोगे हाइड्रोजन, और लेस स्टेरिक कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकालो। और आपको ध्यान रखना है, जिस हाइड्रोजन को बाहर निकालो अल्फा हाइड्रोजन हो, जिस ऑक्सीजन को बाहर निकालो कार्बोनिल ग्रुप का हो। आपको दिख रहा है यहाँ से आपका पानी बाहर हो जाएगा। बताओ समझ आया। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमेशा रेजोनेंस करता है, सही बात है, समझ आ गया ना आपको। देखो आगे हम बात करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। उसके पहले हम लोग को एक रिएक्शन सीखना पड़ेगा, रिएक्शन का नाम है ओजोनलिसिस रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको इसका डायरेक्टली शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, वही काम का है। देखो यहाँ पे दो थीम होता है, एक थीम होता है रिडक्टिव, इसका देखो हमारे पास रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट आपके पास होता है ओजोन, साथ में दिखता है जिंक वाटर। देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान से देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। मानो आपके पास यहाँ पे कोई भी मान लो एल्कीन है ना, अगर आप यहाँ पे डालोगे ओजोन साथ में जिंक वाटर, क्या करना होता है, देखो कुछ नहीं, आपको ना इस पाई बॉन्ड को क्लीव करना होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपके पास एक आ जाएगा एसिटल्डिहाइड, एक आ जाएगा एसीटोन, बस ऐसे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बहुत ही आसानी से। और देखो ऐसे ही आपके पास एक थीम होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस का। इसका आपके पास रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे ओजोन होता है, साथ में आपको जनरली H2O2 दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करना होता है, शॉर्टकट सीखो। अगर मैं इसी कंपाउंड में बात करूँ ना, देखो सबसे पहले आपको रिडक्टिव का प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले आपको रिडक्टिव का प्रोडक्ट बनाना है। बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है, जहाँ भी आपके पास एल्डिहाइड बने ना, उसके जगह आपको एसिड बना देना है, जहाँ भी आपके पास एल्डिहाइड बने उसके जगह एसिड बना देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पाई बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, ओ लिखेंगे। अब देखो आपको दिख रहा है लेफ्ट वाले पोर्शन में आपके पास एसिटल्डिहाइड बन रहा है, इसका आप एसिड बना दो, बात खत्म, और बचा हुआ कीटोन एसिड, ठीक है। देखो ये रिएक्शन मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि यहीं से हमारा थीम बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है।
अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे भी शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। मानो आपका यहाँ पे ऐसा कुछ केस है, ठीक है, ऐसा कुछ केस आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले आप यहाँ पे डालते हो ओजोन ओवर जिंक वाटर। आपको पता चल रहा है थीम किसका है। थीम आपका यहाँ पे देखो, थीम कैसे पहचानोगे, ओजोन देख के समझ आना चाहिए थीम आपका ओजोन लिसिस रिएक्शन का है। साथ में आपको दिख रहा है जिंक वाटर, इसका मतलब थीम है रिडक्टिव ओजोन लिसिस का। यहाँ पे क्या करोगे, देखो पाई बॉन्ड का क्लीवेज करोगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड दो एच, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दो एच। ये समझ आया। अब देखो आगे आप यहाँ पे क्या करोगे, आगे आप यहाँ पे बेस डाल के हीट करोगे। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, साथ में बेस डाला है, ठीक है, और हीट किया है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्योंकि आपका कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब देखो यहाँ पे आपका दोनों टर्मिनल सिमेट्रिकल है, तो आपका फर्क नहीं पड़ता किससे हाइड्रोजन निकाल रहे हो किससे ऑक्सीजन निकाल रहे हो। बस ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना है अल्फा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन बाहर निकालना है कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। देखो आप क्या करो, आप ना इस कार्बोनिल ग्रुप को अंदर दिखा दो। कैसे, बहुत ध्यान से देखना। ये आपके पास है ना, आप यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को अंदर दिखा दो। अब देखो अगर मैंने इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को अंदर दिखाया, इसका मतलब मैं इस वाले ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर मैं इस वाले कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन को बाहर निकालूंगा तो दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप से मुझे हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका वाटर बाहर हो जाएगा। अब देखो ऐसा करने से आपके पास रिंग का फॉर्मेशन होगा, कितना मेंबर, 1 2 3 4 5। आप एक काम करो, खुद से एक 5 मेंबर रिंग बना लो, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, और 1 पोजीशन पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। समझ आ रहा है आपको ये चीज़। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो हमारा प्रोडक्ट रेजोनेंस कर रहा है। इसका एक और केस लेते हैं। मानो यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है, वापस डालते हैं हम यहाँ पे ओजोन ओवर जिंक वाटर। इसका मतलब थीम हो गया ये किसका, थीम हो गया ये हमारे पास रिडक्टिव ओजोन लिसिस का। यहाँ पे क्या होगा, देखो पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। देखो ऐसा करने से यहाँ पे क्या आएगा, बहुत ही ध्यान से देखना, बैकबोन को कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे मिथाइल आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, सही बात है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे NaOH और हीट करेंगे। देखो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि आपका दोनों टर्मिनल अलग अलग है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे मोर स्टेरिक से निकालोगे हाइड्रोजन, लेस स्टेरिक से निकालोगे ऑक्सीजन। तो आपका कीटोन वाला मोर स्टेरिक है, उससे निकलेगा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड वाला लेस स्टेरिक है, उससे निकलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। बात समझ आ गया, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। देखो अगर आप इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकालोगे तो रिंग कितना मेंबर्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। लेकिन अगर आप इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे, ये 2 कार्बन रिंग का पार्ट नहीं बनेंगे, रिंग बनेगा 5 मेंबर्ड। आपको पता होना चाहिए 5 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 7 मेंबर्ड रिंग। तो हम यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग को बनाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो कैसा होगा, बहुत ही ध्यान से देखना, ये कार्बोनिल ग्रुप को अंदर दिखा दो, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ से पानी को बाहर कर दो। देखो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3
4 5। देखो आपके पास पाई बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ ग्रुप है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमेशा रेजोनेंस करेगा। ये आपका थीम होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का। आगे हम बात करते हैं रेट्रो एल्डोल सिंथेसिस की। इसमें क्या होता है, हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट गिवन होता है, हमें यहाँ पे रिवर्स सिंथेसिस करना होता है, हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट निकालना होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो 2 थीम होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले थीम सिंपली आपके पास क्या होता है, आपके पास एक एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दिया होता है, आपसे करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट पूछा होता है, ठीक है। जैसे मानो आपको ऐसा कुछ दे दिया, ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, आपको पता है क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है। अब जैसे देखो ये जो थीम आपके पास है, आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हमें सबस्ट्रेट दिया है वो हमारे एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी। मैं बोलूँगा आसान सी बात है, एक तो आपको पता होना चाहिए जो आपके एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, पहली बात ये। और दूसरी बात आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे आपके पास रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा होगा, वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। अब मानो इसमें इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डाल दिया NaOH, साथ में हल्का सा वाटर डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका थीम हो गया रेट्रो एल्डोल सिंथेसिस का। यहाँ पे देखो क्या करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे पाई बॉन्ड का क्लीवेज करा दोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, पाई बॉन्ड का क्लीवेज करा दोगे। अब देखो शॉर्टकट सीखो, आपको याद करो जब आपने यहाँ पे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया था, जब आपने एल्डोल कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया था तब आपने पानी को बाहर निकाला था। जब आप प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बनाओगे, पानी को जोड़ोगे। अब पानी का जोड़ने का मतलब है हाइड्रोजन जोड़ना, ऑक्सीजन जोड़ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको दिख रहा है राइट वाले पोर्शन में आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इसको हाइड्रोजन दे दो, और लेफ्ट वाले पोर्शन में आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, उसको आप ऑक्सीजन दे दो। तो ऐसा करने से प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, ये भी आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट एसिटाल्डिहाइड आ रहा है। मुझे बताओ मेथड सीखे, ये मेथड को सीखना इंपॉर्टेंट है। और ये देखो बहुत बेसिक सा थीम है, ठीक है। एग्जाम में हमारे पास इसका मॉडिफाइड थीम आता है। देखो एग्जाम में थीम कैसे आता है ना, सुनो, यहाँ पे हमारे पास एक लेस स्टेबल एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट गिवन होगा। यहाँ पे हमारे पास एक लेस स्टेबल एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट गिवन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मोर स्टेबल एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आपका ज़्यादा फेमस थीम है। रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए मैं देता हूँ। मानो ऐसा कुछ है आपके पास, मानो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ C डबल बॉन्डो CH3 है। आपने इसके ऊपर NaOH डाल दिया, हल्का सा वाटर डाल के हीट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा थीम आपका रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन का है। मुझे कैसे पता ये प्रोडक्ट आपके एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है? सबसे पहली बात ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले आप इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड बनाओगे। उसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया, उसका शॉर्टकट मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, पाई बॉन्ड का क्लीवेज करो। अब देखो ऊपर वाले पोर्शन में आपके पास ऑक्सीजन है, उसको हाइड्रोजन दे दो। नीचे वाले पोर्शन में ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन दे दो। ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बहुत ही ध्यान से देखना, ये बैकबोन कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्डो CH3, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे देखो क्या आएगा C डबल बॉन्डो H। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब देखो वापस इसका एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म होगा। आपको पता है आपका मेजर प्रोडक्ट जो कि आपका स्टेबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा वो कब बनेगा,
जब आप मोर स्टेरिक से हाइड्रोजन निकालोगे, लेस स्टेरिक से ऑक्सीजन निकालोगे। कीटोन आपका मोर स्टेरिक होता है, एल्डिहाइड आपका लेस स्टेरिक होता है। तो मोर स्टेरिक से निकालोगे हाइड्रोजन, लेस स्टेरिक से निकालोगे ऑक्सीजन। अगर आप देखो तो देखो आप यहाँ पे कीटोन वाले पोर्शन से हाइड्रोजन निकालोगे तो कितना मेंबर रिंग बनेगा। देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अगर मैं ये वाले अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसको बाहर निकालने से कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनेगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 4 मेंबर रिंग। इसको एक बार आप रीअरेंज करके लिख लो। कैसे, बहुत ही ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड O, CH3 आपके पास है, फिर यहाँ पे एक कार्बन है ना, फिर यहाँ पे एक और कार्बन है, एक और कार्बन है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O को ऊपर कर लो और यहाँ H दिखाओ, यहाँ पे मिथाइल है आपके पास। इस CH3 को आप ऐसे लिखो, ठीक, कैसे लिखोगे, इसको लिखो CH और H2, ठीक है, और यहाँ से आप पानी को बाहर करो। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है। आप यहाँ पे कोई भी रैंडम 6 मेंबर शेप रिंग बनाओ, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास 1 और 6 के बीच में क्या आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड आएगा और देखो आपके पास सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप आएगा और आपके पास फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल आएगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है जो कि मैंने प्योरली शॉर्टकट से बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपके एल्डोल कंडेंसेशन का थीम खत्म होता है, राइट। आगे देखो यहाँ पे हमारे पास थीम किसका होता है, थीम होता है कैनिज़ारो रिएक्शन का। अब देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, उसको समझने से पहले ये समझो आपका कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म कब होगा। देखो इसका थीम बहुत सिंपल होता है आपके पास। अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन कैसा हो, एब्सेंट, और साथ में यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस अवेलेबल हो, तो यहाँ पे आपका कैनिज़ारो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। और इसका प्रोडक्ट आपके पास एक होता है सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा होता है अल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपके पास डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक बार आपके कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और बनता है सॉल्ट ऑफ एसिड। एक बार होगा ऑक्सीडेशन और बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। एक बार आपके पास रिडक्शन होगा और बनेगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ठीक है। कुछ फेमस कंपाउंड जो आपके पास ये दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो कौन से हैं, 2 कंपाउंड ध्यान रखना यार। वो 2 कंपाउंड कौन से हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, रुको। एक आपका होता है बेंजल्डिहाइड, एक आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे अगर आप डालोगे NaOH तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एक बार इसका रिडक्शन होगा अल्कोहल बनेगा, एक बार इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड है। सही बात है, आपको इतना बात समझ आ गया। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, बहुत सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हो। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे ही हमने अल्फा हाइड्रोजन को एब्सेंट किया, मैंने क्या बोला था, इन जनरल आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्ट करता है बेस से, 2 टाइप के रिएक्शन का पॉसिबिलिटी होता है। एक आपका होता है एसिड बेस रिएक्शन, एक आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे ही आपने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को एब्सेंट कर दिया वैसे ही आपने एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया। अगर आपने एसिड बेस रिएक्शन के पॉसिबिलिटी को ख़त्म ही कर दिया, अब तो मजबूरी में रिएक्शन में क्या होना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है। तो अब की बात देखो यहाँ पे क्या होगा, सुनो यहाँ पे काफ़ी आसान कहानी हो गया। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, जब आप इसके ऊपर बेस डालोगे जैसे कि NaOH, ये आपका OH माइनस देगा। OH माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। आप बोलोगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही
कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, OH माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। आपके पास H आएगा, C आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, H आएगा, OH आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मल्डिहाइड का यूनिट आएगा। आपको पता है आपका मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहाँ पे आपके पास एक ही कहानी चल रही है क्या, कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, सुनो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगा। जब ये नेगेटिव अंदर आएगा ना, कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होंगे जो कि पॉसिबल नहीं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। और ये जो आपका हाइड्राइड है ना, ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन परफॉर्म कराएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप होता है और ये कैनिज़ारो का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्या, कि यहाँ पे जब आपका नेगेटिव चार्ज अंदर आता है तब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्राइड के फॉर्म में लीव करता है, और ये जो हाइड्राइड होता है ये आपके दूसरे मॉलिक्यूल के लिए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब देखो ऐसा करने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो कार्बन, 2 हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन ने अटैक किया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। अब देखो ये एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, अपना एसिडिक एच दे देगा, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपका काउंटर आयन Na+ आ जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, साथ में आपका मिथेनॉल बनेगा। मुझे बताओ क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपको इतना मैकेनिज्म करने का ज़रूरत नहीं है। देखो सही बताऊं, एग्जाम में आपको शायद एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करना भी पड़ जाए कुछ केस में, कैनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज्म की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे देखो आपके पास आता है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। आपके पास यहाँ पे 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पे दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो कंफ्यूज मत होना यार, सुनो यार, अगर आपके पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसके बीच में 3 टाइप का पॉसिबिलिटी है। देखो अगर आपके दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो वहां पे क्रॉस कैनिज़ारो होगा। लेकिन अगर आपके एक भी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन आ गया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा, उस पर्टिकुलर केस में आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। यार बात समझ आ रही है मेरी, की समझ ही नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, आप समझो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर आपके पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, मानो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड 1 है और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड 2 है। जब आपके पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे आपके पास 4 टाइप का पॉसिबिलिटी है क्या, या तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इसमें भी प्रेजेंट हो, या तो इसमें प्रेजेंट हो, इसमें एब्सेंट हो, इसमें एब्सेंट हो, इसमें प्रेजेंट हो, इसमें एब्सेंट हो, इसमें एब्सेंट हो। जिस केस में आपके दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, उसी केस में आपका क्रॉस कैनिज़ारो होगा। बाकी हर केस में आपका क्रॉस एल्डोल होगा। बहुत लॉजिकल है यार, क्योंकि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में समझाया था कि आपका एल्डोल होने के पीछे का लॉजिक क्या होता है। आपके एल्डोल होने के पीछे का लॉजिक होता है इनोलेट का फॉर्मेशन, और इनोलेट का फॉर्मेशन होता है एसिड बेस रिएक्शन से। अगर आपके पास एक भी कंपाउंड में एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपका एसिड बेस रिएक्शन होकर इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपका इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया, तो आपके एल्डोल कंडेंसेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो जब आपका सेकंड वाला केस है, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड नंबर 1 में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड 1 का अल्फा हाइड्रोजन को बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड 1 का बनेगा कार्बन आयन, और ये कार्बोनिल कंपाउंड 1 का कार्बन आयन कार्बोनिल कंपाउंड 2 पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। सिमिलरली जो आपका थर्ड केस है, जहाँ पे आपके कार्बोनिल कंपाउंड 2 में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड 1 में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, वहाँ पे क्या होगा, आपके कार्बोनिल कंपाउंड 2 का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसका करस्पॉन्डिंग कार्बन आयन बनेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड 2 का कार्बन आयन कार्बोनिल कंपाउंड 1 के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। केवल आपका जब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तभी आपका क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होगा।
अब देखो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैकेनिज्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे मानो आपके पास ये वाला पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे आपके पास दो कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस डालते हो आपके पास क्या होगा, देखो आपको पता है यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सवाल है ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपके कौन से कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट लगेगा रिएक्टिविटी ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, कि कौन से केस में आपका कार्बोनिल कंपाउंड आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे पाएगा। देखो आपका कार्बोनिल कंपाउंड आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आने वाला डेल पॉजिटिव चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा आपके पास इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आने वाला डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा आपके पास इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आने वाला डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज़्यादा आपका रिएक्टिविटी होगा कार्बोनिल कंपाउंड का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साथ में यहाँ पे एक और फैक्टर भी होगा कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसके आसपास जो ग्रुप्स हैं वो छोटे होने चाहिए। अगर आपके कार्बोनिल ग्रुप के आसपास वाले ग्रुप बहुत ज़्यादा बल्की है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और डेल पॉजिटिव भी ज़्यादा है, तो ये मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आने से काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, OH माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, O के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या होता है, ये आपका जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कैंजारो का, नेगेटिव अंदर आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, और ये जो आपका हाइड्राइड है जाके दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसा करने से यहाँ पे क्या बनेगा, देखो PH आएगा, C आएगा, H ने अटैक किया, बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे, O नेगेटिव आएगा, और ये जो आपका कंपाउंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड में। आगे आपको पता है ये जो आपका अनायन है ये एसिड से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एसिड का काम होता है H+ देना। तो ऐसा करने से यहाँ पे देखो ये जो आपका पोर्शन है कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में, है ना, और जो आपका दूसरा पोर्शन है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेट में, है ना, और ये जो काउंटर आयन है Na+ यहाँ पे आके लग जाएगा। समझ आया, ऐसा कुछ आपके पास मैकेनिज्म होगा। देखो शॉर्टकट क्या बनाएंगे, सुनो, अब देखो हम यहाँ पे शॉर्टकट बनाते हैं, काफ़ी काम आएगा। देखो शॉर्टकट ये बनाएंगे ना कि कभी भी आपने कैनिज़ारो को आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे आपको डिसप्रपोर्शनेशन कराना है। सवाल है यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि एक बार आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा के बनाओगे सॉल्ट ऑफ एसिड, और एक बार आप यहाँ पे रिडक्शन करा के बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ, रिडक्शन करा के यहाँ पे बनाओगे क्या, यहाँ पे आप बनाओगे अल्कोहल। सही बात है, ऐसा कुछ काम होगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, सुनो, जो आपका मोर रिएक्टिव होगा ना उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो आपका लेस रिएक्टिव होगा उसका होगा रिडक्शन। इसीलिए देखो ना जब यहाँ पे रिएक्शन कराया बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का, आपको पता है मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड, उसका होगा ऑक्सीडेशन और कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड में, और जो आपका लेस रिएक्टिव होता है जैसे कि बेंजल्डिहाइड उसका होगा रिडक्शन, कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में। बताओ समझ आया। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो, काफ़ी आसान है यार ये।
जब आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो जिसमें दोनों का अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो ऐसा कुछ केस है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मानो ऐसा कुछ केस है, ठीक है, दोनों के ऊपर हमने यहाँ पे बेस डाल दिया कंसंट्रेटेड। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा काम होगा। क्या, देखो आपको समझ आ गया कि आपके दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, थीम है कैनिजारो का। दो कार्बोनिल ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर है, थीम है इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो का, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है। आप जिसका मन चाहे ऑक्सीडेशन करा के बनाओ सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसका मन चाहे रिडक्शन करा के बनाओ अल्कोहल, फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ऊपर वाले करा दिए ऑक्सीडेशन, बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, नीचे वाले का रिडक्शन बनेगा अल्कोहल। सही बात है। अब देखो यहाँ पे आपका दोनों अलग अलग है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोर रिएक्टिव का कराना है ऑक्सीडेशन। आपका ये वाला पोर्शन मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट ऑफ एसिड में। और आपके लेस रिएक्टिव वाले पोर्शन का कराना है रिडक्शन, ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा कैनिजाओ रिएक्शन खत्म हुआ और हमारा एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हुआ, ठीक है। ऐसे देखो हमारे पास और भी रिएक्शन होते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन, इसके अलावा आपका यहाँ पे परकिन कंडेंसेशन आता है, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं आपको सब कुछ एक साथ बताऊंगा, जो लोग अब तक कुछ नहीं पढ़े उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी ही काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए भी मेंस के लिए भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो जो बाकी रिएक्शन है उसको आगे चाहे कोई थीम में कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं इजी केमिस्ट्री जे नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।